डियर पेरेंट्स और ऐसे मेरे डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, हो सकता है कुछ स्टेट्स में रिज़ल्ट आ गया हो और कुछ स्टेट्स में रिज़ल्ट आने वाला हो। यही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया होगा और कुछ ने CBSE या अन्य किसी बोर्ड से एग्ज़ाम दिया होगा। इस वक्त इन सभी स्टूडेंट्स अर्थात जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, पास कर लिया है या जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, वे सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस बात के लिए चिंतित है कि अब 11th में उन्हें कौन सी फैकल्टी दिलवाई जाए। यहाँ फैकल्टी को हिंदी में संकाय भी बोलते हैं। मुख्य रूप से तो ये 3 ही होती है। एक होती है साइंस फैकल्टी, दूसरी होती है कॉमर्स फैकल्टी और तीसरी होती है आर्ट्स फैकल्टी। सवाल ये है कि इनमें से किस फैकल्टी का चयन करें और क्यों करें। मैं डॉक्टर के स्वामी, एक रिटायर्ड PG कॉलेज प्रिंसिपल और रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज से लेक्चरर रहा हूँ। मेरी एक्सपीरियंस अर्थात मेरा एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, पढ़ने पढ़ाने का अनुभव कॉलेजेस में लगभग 44 साल का रहा है और अभी भी मैं टीचिंग के कांटेक्ट में हूँ। मुझे अच्छे से ध्यान है कि स्टूडेंट्स को इस वक्त क्या परेशानी आ रही है और पेरेंट्स किस असमंजस में पड़े हुए हैं। जब हम सोचे तो पहले के समय जब बहुत कम सुविधाएं हुआ करती थी, तब भी माता पिता बच्चा छोटा होता था उस समय भी कहते थे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा और नामालूम कौन कौन सी अच्छी डिग्रियों की उम्मीद वो स्वयं लेते थे, बच्चे के सामने बोलते थे, बच्चे को प्रोत्साहित करते थे। आज भी पेरेंट्स तो यही बात सोचते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आज के 40 साल पहले का एनवायरनमेंट एजुकेशन का ले, सोसाइटी का ले, मीडिया का ले और जो फैसिलिटीज़ है और जो टीचिंग एड्स है ऑडियो वीडियो उनका ले और एंटरटेनमेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है घरों में उनका ले, तो यदि हम ये सोचे तो हम ये पाएंगे कि उस समय से इस समय में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। उस समय खुले मैदान में बच्चे खेलते थे, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, मारदड़ी और नामालूम इस प्रकार के कितने गेम खेलते थे, मिट्टी में लथपथ हो जाते थे। लेकिन माँ बाप केवल इतना कहते थे, अरे भाई हाथ पांव धोकर खाना खाना, और उनको साफ सुथरा रखकर स्कूल भेज दिया करते थे। आज समय बदल गया है। किसी बच्चे को आप कॉलोनी में, मोहल्ले में कभी नहीं देखेंगे कि कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई सितोलिया खेल रहा है, कोई मार दड़ी खेल रहा है, कोई कंचे खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडे खेल रहा है। अब ये एक काल्पनिक से
गेम यानी कि स्पोर्ट्स खेल लगने लग गए हैं। नतीजा उसका ये हुआ, ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट बल्कि मेंटल डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स का रुक गया। और दूसरी तरफ हम इन स्टूडेंट्स को अब हम सहारा लेते हैं कि कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी दी और हमने मोबाइल पकड़ा दिया। किसी ने 3G दिया, किसी ने 4G दिया, किसी ने 5G दिया, किसी ने लैपटॉप दिलवा दिया, किसी ने अपने यहाँ एंड्रॉयड टीवी लगवा दिया कि ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ सके। जहाँ तक पढ़ने का सवाल है तब तक तो ये जो डिवाइसेस है ये कहीं कोई गलत असर नहीं रखते, लेकिन जो आप सोचते हैं पेरेंट्स उसका एकदम उल्टा हो गया। क्या पढ़ाई तो हो गई कम और दूसरे इस प्रकार के एपिसोड्स, सीरियल्स, गेम्स बच्चे देखने लग गए कि उनकी नज़रें उन गेम से, उन एपिसोड से हटने का नाम ही नहीं लेती है। जो जिंदगी बनाते नहीं हैं, जिंदगी को बर्बाद करते हैं। बच्चों की आंखें खराब होती है, मेमोरी लॉस्ट होती है और भूख मर जाती है, नींद खत्म हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। आप यह देखेंगे कि ऐसे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं किस स्टेटस में जिंदा हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। होशो हवास में वे बच्चे नहीं रहते। यही बच्चे यदि मर गिर कर किसी भी तरह से 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में अब इनके सामने एक सवालिया निशान लग जाता है कि अब वो क्या करे। 11th में साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, यदि साइंस लेते हैं तो मैथ्स ले या बायो ले। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके बच्चे की या जो बच्चा मेरा ये सुन रहा है स्पीच, उस बच्चे की काबिलियत कैसी है, क्या वह मेरिटोरियस है, यानी कि 90% प्लस में उसके 10th में मार्क्स आए हैं। यदि हाँ और वह सीटिंग देता है कम से कम 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ने पढ़ाने को और रेगुलर स्टडी करता है तो मैं कहता हूँ कि इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बच्चे की आप इच्छा पूरी करें, लोकल में स्कूल हो या आपके पास में साधन हो, पैसा हो, बाहर भेजकर आप उसे साइंस जैसा वो चाहे, मैथ्स या बायो जिसमें एडमिशन लेना चाहे आप उसे दिलवा दीजिए। लेकिन आपने पाया बड़ी मुश्किल से वह मैथ्स का पेपर पास कर पाया, बड़ी मुश्किल से साइंस का पेपर उसने 10th में पास किया, बड़ी मुश्किल से SST का पेपर उसने पास किया और बड़ी मुश्किल से उसके 48%, 50%, 60% मार्क्स बने। और आप फिर उसको ये कहते हो या वो बच्चा ये कहता है कि मुझे साइंस मैथ्स या साइंस बायो दिलवा दीजिएगा। तो जहाँ तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो चाहे बच्चे का सोच हो और चाहे आपका सोच हो, यह आप सरासर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे में उसे कदापि साइंस बायो या मैथ्स नहीं दिलानी है। क्यों? ये इतनी आसान नहीं है। मैं आपको बता दूँ, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जब तक इनके साथ में वह स्टूडेंट फाइट नहीं करता है, एक तपस्या नहीं करता है, एक योग नहीं साधता है, माँ सरस्वती के साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर अगर वह लगन के साथ में पढ़ाई नहीं करता है तो ये पक्की बात है 11th में तो कोई बात नहीं है, लोकल एग्ज़ाम होने के कारण टीचर्स पास कर देते हैं, लेकिन 12th बोर्ड में फिर उसको बड़ी परेशानी आती है। फिर परसेंटेज भी
इतने नहीं बन पाते हैं जितने की उम्मीद आप लेते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मैं बच्चे को BE करवा दूंगी, ME करवा दूंगी, BTech में भेज दूंगी, या बाद में आप उसके बारे में MBBS आदि की बात सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद वह बच्चा अगर चला भी गया तो वो सक्सेस उसे नहीं मिलेगी और काफ़ी पैसा और काफ़ी समय बर्बाद करके वो पुनः आपके पास आ जाएगा या वह भटक जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन उसने जो अपना समय वेस्ट किया है इसमें, वो कमा नहीं सकता, वो वापस लौटकर नहीं आ सकता है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। कई बार स्टूडेंट्स भावनाओं में बह जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि मेरे इतने दोस्त अमुक शहर जाकर और साइंस में मैथ्स ले रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैं भी देख कर आया हूँ। ये गलतफहमी है। एक बच्चा है, क्या देखेगा, क्या बच्चों के साथ में, क्या अपने फ्रेंड्स के साथ में स्टडी करेगा ना। यह बहुत गलत सोच यदि आप रखते हैं तो होगी। दूसरे पहलू पर मैं अब आपको लेकर आता हूँ कि यदि बच्चे के 60 और 80% के बीच मार्क्स बनते हैं, आप बिना सोचे समझे कॉमर्स फैकल्टी दिलवा सकते हैं। और कॉमर्स का स्कोप 12th के बाद में है, लेकिन आपको 12th के बाद में रुकना नहीं है, उसको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करवाना है। कम से कम ग्रेजुएट तो करवाना ही है। अगर वह BCom कर लेता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे में उसके पास हिंदुस्तान की हर नौकरी के रास्ते खुल जाते हैं। उसके पास में कॉमर्स से संबंधित जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके सबके रास्ते खुल जाते हैं, बशर्ते उसके 55% प्लस मार्क्स BCom में एग्रीगेट आए हो, गुड सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न उसकी रही हो। वह आराम से CA कर सकता है, CMA कर सकता है, CS कर सकता है। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उसे भेजना चाहते हैं, ICS का एग्ज़ाम और उससे संबंधित दूसरी जो सबऑर्डिनेट इंडियन सर्विसेज है उसका एग्ज़ाम दे सकता है। इसी प्रकार से जो स्टेट सर्विसेज है उसके एग्जामिनेशंस दे सकता है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे सकता है, बैंक PO और IBPS के एग्ज़ाम्स दे सकता है, SSC के एग्ज़ाम्स दे सकता है। केवल बस एक इंजीनियर और डॉक्टर ये नहीं बन सकता, बाकी दुनिया के हर कोने में कोई भी सर्विस हो वह आसानी से कर सकता है। बैंकिंग सर्विसेज में जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनी में जा सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकता है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकता है। आप चाहे जहां उसे एंगेज कर सकते हैं और चाहे जितना पैसा वह है ऑनेस्टली ईमानदारी से अर्न कर सकता है, बशर्ते वह अपनी योग्यता का पूरा परिचय दे। तो मैं यहाँ सलाह आपको यही दूंगा कि वैसे भी अभी वर्तमान में कॉमर्शियल युग चल रहा है, जिधर देखो वहाँ आप कॉमर्स ही कॉमर्स पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बढ़िया यह रहेगा कि अगर 50% से भी ऊपर नंबर आए और बच्चा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेता है या वो भटका हुआ है, तो आप उसे निश्चित रूप से कॉमर्स दिलाइएगा। आप 12th के बाद में फाउंडेशन कोर्सेज ना कराएं प्लीज़। ये मेरा अपना अनुभव है कि फाउंडेशन कोर्स कराते ही वह बच्चा भटक जाएगा, आपका लाखों रुपया खर्च भी हो जाएगा और आप उसे फाउंडेशन कोर्स ना करवाकर किसी अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप BCom करवाएं, ग्रेजुएशन की डिग्री दिलवाएं और उसके बाद में यदि लेक्चरशिप में जाना है तो MCom करें। यदि लेक्चरशिप में नहीं जाना है अपनी सर्विसेज की तैयारी करें और अगर सर्विस नहीं करनी है, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है तो CA, CMA, CS आदि, MBA आदि प्रोफेशनल जो कोर्सेज है वह कर सकता है। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर आर्ट्स फैकल्टी आती है, जिसे हम कला संकाय कहते हैं। बुराई इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हम जानते हैं कि बच्चा
हिस्ट्री पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा और इसी प्रकार के कई दूसरे पेपर्स और सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। जब आप यह पाए कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहता है, दिल से वह एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहता है, तो फिर तो उसकी परसेंटेज आप मत देखिए कि 90% है या 80% है या 40% से कम है। आप उसे आर्ट्स दिलवाइए, पेपर चुनिए जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसी प्रकार से जो इनकी सर्विस में जो पेपर्स आएंगे, चाहे वो इंडियन सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो। लेकिन यदि अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि बच्चा ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाएगा और उसके परसेंटेज भी 50% से अधिक नहीं बने हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए आप अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट तो ना करें, लेकिन उसको ये कह दें कि आप 11th के अंदर आप आर्ट्स ले लीजिए, आप कला संकाय ले लीजिए और मैं आपको एडवाइस करूँगा पॉलिटिकल साइंस यदि मिल जाए, यदि उसे ज्योग्राफी मिल जाए, यदि हिस्ट्री मिल जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर मिल जाए, ये दिलवा दीजिएगा। बच्चे जिद करते हैं हिंदी साहित्य की और इंग्लिश लिटरेचर की। हाँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदी साहित्य है और इंग्लिश लिटरेचर बच्चे को तभी लेनी चाहिए जब वह पुराने कवियों के बारे में, पुराने लेखकों के बारे में, जिन्होंने की कहानियाँ हैं, उपन्यास है, कविताएं हैं, नाटक है, दुनिया भर के लिखे हुए हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट हो। यदि वह केवल हिंदी शब्द सुनकर हिंदी साहित्य ले रहा है, इंग्लिश शब्द सुनकर इंग्लिश लिटरेचर ले रहा है, उसने कभी शेक्सपियर का नाम नहीं सुना है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अननेसेसरीली आप उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का पेपर ना दिलाएं। तो इस प्रकार से आप कला संकाय का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने आपको अपने इस लेक्चर में अपने अनुभव से ये चीज़ बताई है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को, जिसने अभी बोर्ड का एग्ज़ाम 10th का एग्ज़ाम दिया है, या स्टूडेंट अगर खुद सुन रहा है, तो मेरी इस बात को 2-3 बार सुने, अमल में लाए। आपको यदि कोई क्वेरी हो, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी बात यदि अपने कैरियर के संबंध में पूछना चाहते हैं, आपको मेरी बात कहीं ऐसी लगी कि मैंने सही नहीं बोला, उसके बारे में आप कॉन्सेप्चुअल यानी कि तथ्यात्मक कोई बात जानना चाहते हैं, उल जुलूल नहीं, यानी कि जो वास्तव में कोई मीनिंगफुल हो, आप ऐसी कोई बात जानना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर इसी के साथ में रहेगा। आप उस मोबाइल पर मेरे से संपर्क करके आप अपनी क्यूरियोसिटी, आप अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना, समय निकल जाता है, समय की कदर करो। अगर आपने समय की कदर की है तो समय आपकी कदर करेगा, और यदि आपने समय को ठुकरा दिया है तो समय भी आपको ठुकरा देगा। और समय की मार ऐसी मार होती है, फिर इंसान संभल नहीं पाता है। इसलिए जो भी डिसीज़न ले 10th के बाद 11th में एडमिशन ले लें का, कहाँ ले, क्यों ले, कौन सी फैकल्टी में जाएं, आप इन सब बातों के बारे में भी जो सीनियर टीचर्स हो, जो लगभग इस वक्त कम से कम 50+ की उम्र में या उससे ज़्यादा में चल रहे हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हो, आप उनसे वार्तालाप करें। आप तो किसी व्यापारी से पूछते हैं, या मान लीजिएगा कि कोई दूसरा धंधा करता है, उससे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो क्या बता सकता है आपको? वो तो यही कहेगा कि नहीं ये बेकार है, वो अच्छा है, ये ठीक है, वो ठीक है। नहीं, इससे नहीं होता है। जहाँ भीड़ लगी हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ अच्छा सामान मिलता ही हो। जहाँ आम आदमी अगर कुछ कह रहा है और वो बात अच्छी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एलडीसी की संख्या
किसी भी ऑफिस में सबसे ज़्यादा होती है। उससे कम यूडीसी होते हैं, उससे कम ऑफिस इंचार्ज होते हैं, उससे भी कम अकाउंटेंट होते हैं, उससे कम मैनेजर होते हैं, उससे कम जनरल मैनेजर होते हैं और सबसे कम एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। आपको यदि एक्सेप्शनल व्यक्ति बनना है तो आपको एक्सेप्शनल काम करना पड़ेगा। यदि कलेक्टर बनना है तो उसकी जैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आईजी बनना है तो उसकी जैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जिस लाइन में हमें जाना है फैकल्टी का चयन आप वैसे ही करें। कुछ बच्चे शुरू से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनना चाहते हैं, सीएमए बनना चाहते हैं, तो वे कॉमर्स ही ले, ना कि और किसी फैकल्टी में जाए। इस प्रकार मैंने अपनी बात आपको समझाई ही है। शेष आप खुद समझदार है और दुनिया में कौन क्या कर रहा है, किसके पास में कैसी डिग्री है और वह उस डिग्री के को बेस बनाकर किस प्रकार का काम कर रहा है, आपसे छुपी हुई कोई बात नहीं है। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, दोस्त लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरे पेरेंट्स की यदि वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं है तो मैं कहूँगा कि पेरेंट्स की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन ले कि आप आसपास के किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेंगे या बाहर जाकर कहीं पढ़ाई करेंगे। और इसके अलावा आपका इंटरेस्ट किस में है और आप क्या बनना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप फैकल्टी का चयन करें। माँ सरस्वती आपकी मदद करेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। जय श्री कृष्ण।